तो आपको कहा गया है कि अ नंबर when divided by the sum of its digits the quotient is 7, यही कहा गया है ना। तो let the digit at tens place, आप उसे x ले लो, digit at units place y, and therefore the number आप उसे क्या लिखोगे 10x plus y। अब उसने क्या कहा है कि अब इस 10x plus y को जब आप सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करते हो तो क्वोशिएंट कितना आता है 7। तो एक इक्वेशन बन गई आपके पास। फर्दर उसने क्या कहा है फ्रॉम द नंबर्स इंटरचेंज द प्लेसेस में क्या हो जाएगा, x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा। बस आंसर नहीं आ रहा था। तो ये आ जाएगा 10x plus y is equal to 7x plus 7y, और यहाँ से आ गया 3x is equal to 6y, या x is equal to 2y। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 9x minus 9y minus 27 equal to 0। तो x minus y minus 3 equal to 0। x की वैल्यू 2y है, y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। तो नंबर आपने यूनिट्स प्लेस पे 6 रखा हुआ था, नंबर इज 63। समझ में आ गया। जब भी डिजिट्स का क्वेश्चन आएगा नहीं, इनका जो पेपर है सैंपल पेपर है, इनका जो प्री बोर्ड पेपर आया था बीआरएस में, ये बीआरएस का प्री बोर्ड है, ठीक है, अभी जो हुआ है। तो अब एक्चुअली होता क्या है, जब भी आपके पास नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपने हमेशा, मैंने आपको कहा था डिजिट्स को यूनिट्स प्लेस पे टेंस प्लेस पे फिक्स कर देना है एज द केस में भी। नंबर फॉर्म करोगे और फिर उसके साथ रिवर्स नंबर फॉर्म करोगे, फिर कुछ ना कुछ सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करना, या फिर उसको प्लस माइनस करके नंबर को बढ़ा दिया, नंबर को कम कर दिया, कुछ ऐसा दिया होगा। तो प्लीज अकॉर्डिंगली उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन। हाँ बोलो क्या है। प्रूफ क्या है, साइन ए माइनस सीकेंट ए का होल स्क्वायर, ये बुक का ही क्वेश्चन लगता है कुछ ऐसा। प्लस माइनस कोसीकेंट ए का होल स्क्वायर। चलो करो इसको, राइट लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कर दो इसकी। आपको करना क्या है इसमें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, मतलब स्क्वेयरिंग ऑब्वियसली स्क्वायर्स को ओपन कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए सीकेंट ए। अगर आपने पेपर खत्म कर लिया है तो ये स्टार्ट कर दो। ठीक है आहिल, कर साथ साथ इसको सॉल्व बताओ। और पेपर देने प्लीज आया करो यहाँ पर, और आपकी रेगुलर क्लास 5:30 होना शुरू हो जाएगी अब। ठीक है, तो अब देखो जब हमने इसको ओपन कर दिया तो आई नो, देखो 1 माइनस सीकेंट है, कोसीकेंट ए हो रहा है। तो ये देखो साइन और कॉस जो है वो क्या बन जाएंगे 1, और यहाँ से मेरे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर ए, कोसीकेंट स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, -2, यहाँ पर मैं इसे क्या लिख दूंगी साइन ए बाय कॉस ए -2 कॉस ए बाय साइन। ठीक है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे हम सॉल्व करें। सो नेक्स्ट व्हाट आई विल डू, व्हाट आई प्रेफर हियर इज सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कोसीकेंट को 1 बाय साइन स्क्वायर ए, -2
साइन ए बाय कॉस ए माइनस 2 कॉस ए बाय साइन ए। अब क्या करना चाहिए? एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम आप ओवरऑल भी ले सकते हो, या फिर अगर मैं चाहूं तो सिर्फ इन दो टर्म्स में लेती हूँ। इन दो टर्म्स में लेने से फायदा क्या है कि जो ऊपर की टर्म है वो मेरे लिए क्या बन जाएगी? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहां से -2 कॉमन लिया। ठीक है, क्या बन जाएगा ये? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आएगा? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहां से cos square a plus sin square a is 1 divided by cos square a sin square a minus 2 upon sin a cos a, जिसको आप सॉल्व करोगे 1 प्लस secant square a cosecant square a minus 2 secant a cosecant। तो ये क्या बन गया? 1 माइनस secant cosecant का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात ये? अच्छा, अगर आप ओवरऑल एलसीएम ले लेते हो, आप कुछ भी सॉल्व करोगे, नेक्स्ट में जाकर आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी। बस इसके साथ इतना ज्यादा थोड़ा सा ये यूज हो जाएगा। इतना क्लियर है हमें? आर्यन, मैंने आपको पहले भी कहा है आप मीटिंग लीव कर सकते हो। दिस इज 10th क्लास नाउ स्टार्टिंग। चल रहा है, इसको लिखो। ठीक है, इसे लिखो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना समझ में आ गया? दिस इज वन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और मैंने करवाई भी हुई है काफी बार क्लास में आपको ये। इतना क्लियर है बच्चा सबको? सब कर दो ये। हो गया पेपर नव्या? मुझे सबमिट कर दो यहाँ पे। अब मैंने ना एक पेपर लिया था, आ, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला। उसके थोड़े से क्वेश्चंस ना मुझे, मैंने कल भी करवाए थे, बट आज पेपर चेक करते हुए ना आई रियलाइज की कुछ चीजें हैं जो इसमें करवानी पड़ेंगी। हाँ, दिस वाज वन क्वेश्चन। ये ना आपकी एनसीईआरटी में लास्ट टाइम ऑप्शनल एक्सरसाइज में था, एंड अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसके दो फॉर्म्स हैं, मैं दोनों करवा दूंगी आपको इन केस, क्योंकि 10th ना जो बोर्ड है वो मानकर चलते हैं कि आपने 9th की हुई है, और की भी हुई है ना, और अच्छे से की हुई है। राइट, सो देयर आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर 10th 9th क्लास। इसमें दिया क्या हुआ था? ये सर्कल दिया हुआ। अब वो क्वेश्चन पे मैं बाद में आऊंगी, पहले आपको सर्कल दिया हुआ है, और यहाँ पर ऐसे दो कॉर्ड्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ। नाउ ओ नीड नॉट बी द सेंटर। अगर ओ सेंटर हो गया तो ये कॉर्ड्स क्या बन जाएंगी? डायमीटर। सो देयर इज अ सर्कल गिवन टू यू, द कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। यहां से हमने इस AC को और BD को ज्वाइन कर दिया। अब सीधा सा काम ये है कि ट्रायंगल AOC को सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल DOB से। बहुत इजीली प्रूव होता है, या फिर आपको कहा जाता है प्रूव करो AO इंटू OB इज इक्वल टू OD इंटू OC। अनदर सिंपल थिंग। ठीक है, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगी जो यहाँ पर दिया हुआ था, और मैक्सिमम लोगों ने गलत किया है उसके उसमें। दैट्स व्हाई आई वांट टू डिस्कस इट। मैंने जितने भी टेस्ट अब तक लिए हैं ना, वो सारे डिस्कस करवा चुकी हूँ मैं, और सारे मैं ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ। सो प्लीज मेक श्योर आप वो टेस्ट सारे सॉल्व कर लो। पेपर इन्हीं के इन्हीं में से आएगा। कोई एक केस स्टडी टेढ़ी मेढ़ी सी जो आती है, कोई एक टेढ़ा सा क्वेश्चन आता है, वो इन्हीं सब क्वेश्चन में से आएगा जो आपने नहीं किया होगा।
ठीक है। सो मेक श्योर इस क्वेश्चन में ना एक सिंपल सी बात है, एक एंगल आपको दिख रहा है, सिमिलर प्रूव करना है आपको। एक एंगल दिख रहा है, कौन से वाला? वर्टिकली ऑपोजिट। एक और चाहिए। तो अब आती है क्लास 9 जिसमें हमने किया था एंगल्स इन सेम सेगमेंट। समझ में आ गया? ये वही चीज है इसमें। तो ये वाला एंगल जो है ना वो इसके इक्वल है। एंगल्स इन सेम सेगमेंट लिखो, इस चीज को याद करो। इसकी दो तरह की फॉर्म्स थी लास्ट ईयर तक, लास्ट से लास्ट ईयर तक ऑप्शनल एक्सरसाइज बुक में एग्जिस्ट करती थी, लास्ट ईयर भी। तो ये क्वेश्चन कहीं ना रिवाइज करवा देते थे। अब बाई चांस एक नंबर में जैसे यहाँ पर एमसीक्यू आ गया, वो एक नंबर भी हमने क्यों करना है? अगर आपको 75 मार्क्स तक लेकर आने हैं ना, सीरियसली अगर आप 75 मार्क्स भी सोचते हो तो आपको आपके एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक करने पड़ेंगे। ए टू जेड एमसीक्यूज आपके 19 आपके एमसीक्यूज तो आए। प्लस एजर्शन रीजनिंग के लिए मैं क्या करूंगी, मैंने ग्रुप में ना एक सितंबर में बुक शेयर की थी विच हैज ऑल एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। प्लीज वो स्टार्ट कर दो, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। उतनी एजर्शन रीजनिंग कर लोगे ना, सारे चैप्टर्स के उसने कंबाइन करके आपको क्वेश्चंस दिए हैं चैप्टर वाइज एजर्शन रीजनिंग के। स्टार्ट प्रिपेयरिंग दोस क्वेश्चंस। ठीक है। क्लास में मैं कोशिश करूंगी, एक क्लास लगाऊंगी जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके आपको सारे करवा दूंगी, जो मुझे लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट है, समझने वाले हैं। ठीक है। प्लस एनी सैंपल पेपर यू गेट, कुछ ना करो उसके एमसीक्यूज करो और एजर्शन रीजनिंग जरूर करो। एजर्शन रीजनिंग की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके ही होगी। समझ में आ गई इतनी बात? है तो यहाँ से एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ट्राइंगल सिमिलर हो गए। यस और नो एवरीवन? है ना? तो फिर आप क्या करोगे? व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, AO अपॉन DO इज इक्वल टू OC अपॉन OB। हो गया प्रूफ? समझ में आ गया ना? राइट। इसे ना कहते हैं जब कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती है ना इनसाइड द सर्कल, तो कॉर्ड्स के दो हिस्से हो जाते हैं। हर एक कॉर्ड के दो हिस्से हो गए ना, उनका आपस में प्रोडक्ट सेम होता है। ये रूल होता है सर्कल्स का जो आपको नहीं करवाते, इसी से हम प्रूव करते थे, हमारे लिए थ्योरम होती थी। क्लियर होगी बात? ये समझ में आ गया इतना? राइट। अब जो क्वेश्चन इस सैंपल पेपर में था उसमें ना ये एंगल दिया हुआ था 45 डिग्री, और उसने कहा था कि ऐसे दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं इनसाइड द सर्कल एट पॉइंट ओ सेंटर ने मार्क किया हुआ माइंड। ठीक है। और कहा गया है OD इज इक्वल टू OB। टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल एट पॉइंट O such that OD is equal to OB। ठीक है। सो व्हाट अबाउट दीज टू ट्राइंगल्स? तो ऑप्शंस में लिखा है इक्विलेटरल एंड सिमिलर। सेकंड है इक्विलेटरल बट नॉट सिमिलर। थर्ड है आइसोसलेस नॉट सिमिलर। फोर्थ है आइसोसलेस एंड सिमिलर। क्या मार्क करोगे आप? एक कहता है इक्विलेटरल भी है और सिमिलर भी है, दूसरा कहता है इक्विलेटरल तो है पर सिमिलर नहीं है, तीसरा कहता है आइसोसलेस है और सिमिलर नहीं है, और तीसरा कहता है आइसोसलेस है बट सिमिलर है। क्या ऑप्शन मार्क करोगे आप? भी सिमिलर इन एनी केस, है ना? अगर ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, तो अगर ये आइसोसलेस है तो ये भी क्या होगा? Isosceles. So the two triangles are isosceles and similar. So when two chords intersect inside the circle, the two triangles so formed by the two chords at the point of intersection will always be similar. एक हम लेते हैं angles in the same segment और एक लेते हैं vertically opposite angles. Clear हो गया? इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो एक नंबर में क्वेश्चन सर्कल्स में ही आ गया तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि कैसे आ गया, तो आउट ऑफ सिलेबस है, कोई इसमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने वाले। 9th में किया हुआ है ये। समझ में आ गई बात? ये अब इसी का एक और फॉर्म होता है, करवाऊं आगे? समझ में आ गया सबको ये? ठीक है। ज्यादा आइसोसलेस एंड सिमिलर अगर गलत हुआ होगा तो देख लेना। अब हमने सर्कल बनाया, द कॉर्ड्स दे इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल। अब ये डायमीटर नहीं होती है हमेशा। ठीक है। ये AB थी, ये पॉइंट O मैंने बाहर ले लिया, ये CD थी, पॉइंट O बाहर ले लिया। आपको प्रूव करने को पता क्या आएगा? वही चीज, AO इंटू BO इज इक्वल टू CO इंटू DO। कहते ये प्रूव करो। ठीक है। प्रूव आपको वही AC और BD को ज्वाइन करना है। एक तो चीज हमें बड़े आराम से मिल जाती है, कौन सी? अच्छा, जब ना आप ये कॉमन एंगल लिखते हो ना, प्लीज पूरा पूरा नाम लिख दिया करो, है ना? कोई सन की टीचर बैठा हुआ जिसके जेब से नंबर जाते हैं ना, उसने नंबर काट लेने हैं। मैंने भी काटे हैं, सिर्फ इसलिए कि वहां ना नंबर कट जाए।
सो प्लीज डोंट राइट एंगल ओ कॉमन, प्लीज उसको अच्छा सा नाम दे दो, एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी, कुछ नहीं जाएगा, पेन इतना नहीं घिसने वाला हमारा। इसकी आदत डालो वहां पे जल्दी जल्दी में, वी डोंट हैव टू स्किप दिस, बिकॉज वो आधा नंबर भी हमने क्यों खोना है, वो टीचर सन की बैठा हुआ किसी ने कहा, या किसी ने पहले तुमसे लिखा हुआ, 4 पेपर पहले भी लिखा हुआ, तुम्हारा पेपर बिल्कुल सही है, उसने वहां पे मार्क्स दिए और ये नहीं, इसके मार्क्स काट लो, कुछ नहीं पता लगता है कहाँ नंबर जाते हैं, वी नेवर नो। क्लियर हो गया? तो कभी भी जब आप कॉमन लिखते हो ना एंगल को, प्लीज डोंट राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, राइट? अच्छा, अब आपको पता है कि एक तो एंगल कॉमन होगा, वही ट्राइंगल मुझे लेना है एओसी, और प्लीज 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखना शुरू करो। अगर आपको नहीं आती लिखनी, पेपर में कंफ्यूज हो रहे हो, पेंसिल उठाओ, साइड पे लिखो और पेन से उसको नीट करके लिखो फिर, ठीक है? जब आप सिमिलैरिटी लिखते हो ना, स्पेशली आप जब लिख रहे हो इन ट्राइंगल एओसी, अब मैं लिख रही हूँ इन ट्राइंगल, मुझे एओसी और बीओडी को सिमिलर करना है ना? इन ट्राइंगल मैं लिखूंगी एओसी एंड बीओडी, एंड ट्राइंगल बीओडी। अब ये मुझे पता है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ नहीं है, आई नो दैट, पर जब मैं इसकी सिमिलैरिटी रूल लिखूंगी ना, सिमिलैरिटी में लिखूंगी इसको सिमिलर साइन बनाकर, तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मस्ट है, बहुत जरूरी है, नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। समझ में आ गई बात ये? तो यहाँ पर आपने किस तरह से इनको सिमिलर प्रूव करना है, एक तो आपके पास पक्का है ये एंगल कॉमन है, मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल एओ सी एंड ट्राइंगल डीओबी, मतलब मैं ना ये वाला एंगल ए और एंगल डी को इक्वल कर रही हूँ, किसी के दिमाग में कुछ चला, कोई बत्ती जली है किसके दिमाग में 9th क्लास की? ए बी सी डी, ए बी डी सी क्या बना हुआ है, सर्कल के अंदर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो जो एंगल डी मैंने बाहर को बनाया होगा वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल, तो हम क्या लिखते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इस रूल की वजह से ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो यहां से आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। समझ में आ गया इतना हमें? AO अपॉन DO इज इक्वल टू OC अपॉन OB। अच्छा, किसी के पास अगर 10th क्लास की बुक्स का सेट स्पेयर होगा, किसी ने अगर किसी को आसपास नहीं देना है, कहीं नहीं देना है, तो प्लीज अगर दे सकते हो, समवन नीडी नीड्स इट, ठीक है? किसी का भी है विद नोट्स अगर दे सकते हो तो वो भी अच्छी बात है। नोट्स नहीं बनाए, जितने भी बनाए हैं, जितने भी आपको लगता है कि नोटबुक्स हैं, बुक्स है, कोई अपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, कुछ भी है, तो इफ समबडी वांट्स टू डू चैरिटी तो वो कर सकते हो, ठीक है? प्योरली चैरिटी है, कुछ नहीं मिलने वाला मुझे भी, ठीक है? चलो, इसके बाद ये आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया, AO इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। समझ में आ गई बात? इतना क्लियर है सबको? ठीक है, तो अगर ऐसे कहा जाएगा ना कि OB और OD इक्वल है, तो ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस एंड सिमिलर, बड़ी वाली ट्राइंगल भी आइसोसेलेस हो जाएगी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, इस बुक में और मुझे क्या लगा था जो गलत किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, ये ना प्रैक्टिस पेपर में आया था, एक सेक्टर से कोन बनाई जाती है ना? ये प्रैक्टिस पेपर में है, और कहीं ना कहीं ना आपको दिख जाता है, तो समझा रही हूँ, सिर्फ इसमें थीटा निकालने को कहा जाता है कि थीटा की वैल्यू यू फाइंड आउट। यहाँ से कोन बनी है, इससे इसके बाद किसी और के पास डाउट्स है तो, जो मैं कल ट्रिग्नोमेट्री में करवा रही थी, एक जो क्वेश्चन ये वाला था, ये वाला मैं कंप्लीट करवा देती हूँ। दिस इज 5 और यहाँ पे 12। बेटा बहुत काम चलाओ चला है, अब बिल्कुल मत बोल, मेरी वायर वहीं पे रह गई और मैंने पता नहीं कैसे इसको जोड़ा है, अब ये ठीक हो गया, इसको बिल्कुल इसकी कनेक्टिंग वाली जिन्होंने ठीक किया ना उनके पास ही रह गई, वो मंगवाई है, फिलहाल चल रहा है, बस इसको मत बोलो मत कुछ, ठीक है? दिस इज द फिगर। तो कहते हैं इस सेक्टर से ना, आपको एक पेपर दिया सेक्टर, आपने उससे कोन बनाया है, तो कोन में ना रेडियस 5 रखी है, हाइट 12 रखी है, तो इस सेक्टर थीटा की वैल्यू बताओ, सेक्टर का सेंट्रल एंगल थीटा कितना है ये हमें बताना है। क्लियर हो गई? तो इसमें हम क्या करेंगे,
जब भी आपने ऐसे इस चीज को फोल्ड किया है ना, इस सेक्टर को ऐसे फोल्ड किया है, तो ये रेडियस क्या बन जाती है इसकी, स्लैंट हाइट। रेडियस ऑफ सेक्टर लिखो, इस चीज को याद कर लेना, इज इक्वल टू स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ठीक है, तो स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एमसीक्यू का क्वेश्चन आए, 13 आ गई, स्लैंट हाइट इज 13, है ना, तो इसकी रेडियस 13 आ गई। अब ये पूरा कवर होकर कोन बन गया, तो इस प्रोसेस में क्या सेम रहा, एरिया। इस सेक्टर का एरिया जो कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, और इस आर की जगह आप क्या लिख दोगे, 13 का स्क्वायर, किसके इक्वल होगा यहाँ पर, सरफेस एरिया की कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इट विल बी पाई आर एल, और इस एल की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 30। मेरे पास आ जाएगा पाई 13 का स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू पाई, इसकी रेडियस 5 है और स्लैंट हाइट 13, जिस पाई कैंसल्स, एक 13 खत्म हो गया, थीटा कितना आ जाएगा, 5 इंटू 360 डिग्री बाय 13। अब एक चीज आपको 10th में या आप 11th में सीखोगे, पाई को ना एक और डिग्रीज में भी यूज करते हैं, रेडियंस में यूज करते हैं, तो पाई इज इक्वल टू 180, समझ में आ गया, तो वहां से इसको थोड़ा सा यूज कर लेना, 5 इंटू 2 पाई हो जाएगा, 10 पाई बाय 13 इसका आंसर आता है। आपको यही आंसर आएगा, पाई नहीं आएगा, वो थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है कि पाई रेडियंस, एक एंगल ना हम रेडियंस में भी काउंट करते हैं फर्दर, ठीक है, वो आगे की बात है, ट्रिग्नोमेट्री को जब आगे पढ़ोगे तब उसकी बात है, मुश्किल नहीं होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है, पाई को ना, एक तो होता है पाई सर्कल में यूज, है ना, विच इज 3.14 22/7, एक पाई को हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स में यूज करते हैं, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे हमारे 1 स्क्वायर मीटर करते हैं ना, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, करते हो ना ये, ऐसे जो इंटर कन्वर्जन है ना, जो रेडियंस का और इसका किया हुआ है, जब एंगल्स को बहुत फर्दर ब्रेक करते हैं तो रेडियंस और डिग्रीज को ब्रेक करते हैं, तो वहां पे पाई को लेते हैं इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसने बाद 360 को ना ऑप्शन के हिसाब से 360 डिग्री को लिखा हुआ है 2 पाई, समझ में आ गया, तो आपका आंसर 10 पाई/13 आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं है, आपने चुपचाप से आंसर मार्क करना है, आपको पाई में ऐसे आंसर नहीं आएगा जब एंगल्स दिए होंगे तो, ठीक है। अच्छा मुझे बता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, हाँ तो फिर तुमने 1/2 क्यों लिखी है, हाँ, मतलब ये तो चीज मतलब समझ में बाहर जाती है, असर्शन रीजनिंग में ऑलमोस्ट ठीक था। अच्छा क्वेश्चन नंबर, इसका 24 था एक, वैसे मैं नहीं बोलती हूँ नहीं आना चाहिए, ठीक है, कॉस अल्फा, पर ये दो एंगल्स वाली आइडेंटिटी ना नहीं आनी चाहिए वैसे तो, पर अगर आ गई तो क्या करोगे, अगर ऐसा कुछ आता है तो घबराना नहीं है, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, फाइंड द वैल्यू कहा गया है, तो सिर्फ एम को स्क्वायर कर दो, एन को स्क्वायर कर दो, दोनों को ऐड करो, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा बाय कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। आहिल 27 जो क्वेश्चन था, 2x² माइनस 5x+7 नहीं फैक्टराइज होगा, यही गलती होती है जब ऐसा पॉलिनोमियल दिया जाता है, तो वैसे फैक्टराइज करके ना सारा ही काम गलत कर लिया, ठीक है, वो फैक्टराइज नहीं होता है, हाउ टेम्पटिंग इट लुक्स, जब तुम्हारा क्वेश्चन चेक किया मैंने कहा अच्छा फैक्टराइज कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, तो मैं कहा आंसर क्यों नहीं मैच करा, देना आई चेक्ड अगेन अगेन एंड देन आई रियलाइज कि वो नहीं सॉल्व हो रहा, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, देखो cos स्क्वायर अल्फा मुझे कॉमन दिख रहा है ना, तो मैं बड़े प्यार से इसको बाहर निकाल लेती हूँ। पर जब बाहर निकालो ना तो ध्यान रखना कि ये ब्रैकेट्स में है। अब अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, और यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया, 1 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर बीटा। अब अपने क्वेश्चन में आ जाओ, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा किसी की वैल्यू थी, हाँ एन लग रहा है ना, ये कॉस अल्फा बाय साइन बीटा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इतना सा निकालना था इसको, ठीक है। बाकी ओवरऑल ये क्वेश्चन सही, पेपर ठीक था। इसमें एक क्वेश्चन है जो इसने ना थोड़े से अलग वे से किया हुआ है। देर आर टू सर्कल्स ऑफ अनइक्वल रेडियस, लिखा हुआ है अनइक्वल रेडियस है। इनको ना ऐसे कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है, जैसे वो आप एक्लिप्स वाले डायग्राम में ड्रॉ करते थे, सन मून और अर्थ को, फिर आगे जाके मून को एडजस्ट करते थे रेडियस का, बीच में बिल्कुल बाहर अंदर ही रहे, तो वैसा ही कुछ बना होता है। ठीक है, ये एक्लिप्स वाला डायग्राम है। तो इसको कहा जाता है कि ये जो टेंजेंट्स बनाई है ना हमने, ये वाली ए बी और ये सी डी दोनों लाइंस टच करती हुई जो जा रही हैं, इन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। अब इनकी खासियत होती है ये इक्वल होती है अपने आप में, ठीक है, दे आर इक्वल। अब जो इसने प्रूव किया हुआ थोड़ा सा वो कंटेंशियस भी आता है, बिकॉज सी पर आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, उसने ना सी और बी को ऐसे ज्वाइन कर दिया, फिर कहा कि ये टेंजेंट्स बनी है तो आपस में इक्वल होंगी, तो मैं वो नहीं लेती। हम क्या करते हैं, इसको फर्दर ना ऐसे एक्सटेंड करके मैं कहती हूँ कि इसको ना इक्लिप्स पूरा करवा दो। वो हमने कहा कि extend AB and CD so that they intersect at E, and they will intersect because ये unequal circles हैं। इक्वल होंगे तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो समझ में आ गया ना, इक्वल सर्कल्स पे आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, जैसे मर्जी रख लो उनको, हमेशा वो पैरेलल रहेंगी, तो दे इंटरसेक्ट एट ई। तो यहाँ से आ जाएगा ए ई इज इक्वल टू सी ई, ये गिवन नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं है गौतम, दिस इज बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल को सेंटर ओ दे दो, एक सर्कल को पी दे दो। समझ में आ गया। अब दूसरे वाले से भी आपके पास क्या आ गया, बीई इज इक्वल टू डीई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, आपके पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, प्रोड्यूस ए बी एंड सी डी सच दैट द इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। करेंगे करेंगे क्योंकि अनइक्वल सर्कल थी। ठीक है, अब इसी का ना एक और क्वेश्चन आता है ऐसे, वो भी इजी वाला ही है। एक तो दो सर्कल्स हैं, अब जैसे हमने अनइक्वल वाले दिया जाए या इक्वल दिया जाए ना, ये प्रूव करना बड़ा आसान है। ऐसे ना हमने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी इनको, लाइक दिस। ये थोड़ा सा ठीक करते हैं इसको, ठीक है। सो वी ड्रॉन टू टेंजेंट्स, ये ए बी और ये सी डी, इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। जो आपस में अंदर को ड्रॉ हो वो है इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, जो बाहर सीधी सीधी बनी है ऊपर वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है। ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट टेंजेंट्स है ना, वो कहते हैं प्रूव करना है हमें ये भी इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी, ये भी आपस में इक्वल होती है। कैसे प्रूव करोगे, लेट द इंटरसेक्ट एट ओ, अप्रूव हो सकता है। ये सर्कल है विद सेंटर ओ और ये है सर्कल विद सेंटर पी, अब कैसे प्रूव करोगे, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी या सी ओ, और यहां से क्या आ जाएगा, एओ के साथ मैं क्या लिख दूंगी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। अब इन दोनों को क्या कर दो, एड, ए बी इज इक्वल टू सी डी। समझ में आ गया। बाकी तो मुझे इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन लगा था, हाँ ये भी करवा दीजिए। ये ना आपको पहले 9th क्लास में होते थे क्वेश्चंस, तो पेपर में ना आ भी जाता था। ये दिया हुआ है हाइट इन मीटर्स, 200, 600, 100, 1400, 1800 एंड
2200। पहली बात तो इसमें निकालना है मीन। वो उसको कोई मतलब नहीं है, कोई जैसे मर्जी बैठा हो, कोई आगे ज्यादा बैठा हो या पीछे बैठा हो, कोई असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग है, उसको किसी चीज से मतलब नहीं है, तो इससे आप मीन आराम से निकाल सकते हो। अगर ये मीडियन का क्वेश्चन होता ना, तो आपको इस 100 को पहले लेके आना पड़ता। आपको इसको अरेंज करना है असेंडिंग में, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी साथ में जाएगी, राइट। जैसे एक्सेल शीट में अगर आप एक सेल को शिफ्ट करते हो तो वो पूरी रो शिफ्ट होती है, या सेल शिफ्ट होता है या पूरी रो शिफ्ट करते हो, तो वैसे ही रो पूरी शिफ्ट होगी। तो जब 142, 265, 560। अब इस केस में ना मैं आपको मीन मीडियन मोड तीनों निकाल कर दिखाऊंगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, और मान लो अगर वो 1 मार्क में भी आया, तो उसे कैसे करना है। आप ना, अगर आपको क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं तो आप क्या निकालते हो पहले मीन निकालने के लिए? एक्सआई निकालते हो ना? ये आपको एक्सआई निकाल कर दी हुई है बस। अब बताओ। और ये एफ आई है, एफ आई एक्स आई निकाल कर मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, आंसर। समझ में आ गया? अगर आपको हाइट में जो आपका क्वालिटेटिव फैक्टर है, जिसके बेसिस पे आपने डिस्टिंक्शन की है, जिसके आपने बेसिस पे एलोकेशन की है या डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया कि ये विलेजेस इतनी है, हाइट इन मीटर्स इतनी है, एरिया इतना इतना विलेजेस को मिला हुआ है, उसके हिसाब से हमने पॉपुलेशन के हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। तो जब भी आपको ये डिस्क्रीट नंबर मिलते हैं, है ना, 200 हाइट वाले कितने लोग हैं, 142। 600 वाले कितने हैं, 600 इन मीटर्स, या हाइट इतनी होगी अबव सी लेवल, तो वो 265 है। समझ में आ गया? तो जब भी ऐसा कुछ मिलता है, मतलब एक्स आई आपको निकाल कर दिया हुआ है, आपने एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। समझ में आ गया? फॉर्मूला जरूर लिख कर आना, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अब मान लो अगर इसमें निकालना होता मीडियन, तो हम क्या करते? इस 100 और 560 को मैं सबसे ऊपर लेके जाती, ठीक है, इसको अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में। फिर क्या निकालो? इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया ये? इसमें तो और भी आसान है, फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, डायरेक्टली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से n/2 करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 142 ऐड करोगे तो इट विल बी 702। 265 मुझे करेक्ट कर लेना अगर मैंने कोई करेक्शन गलती की हो इसमें। लगता नहीं गलती है मेरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, दिस नंबर इज ऑड, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 1343 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n/2 करते हो ना। तो जब ये ऑड आ गया, तो 1343 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 1344 डिवाइड बाई 2। ना भी करोगे तब भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता आंसर में, मैनी मेनी टाइम्स। ये क्या आ जाएगा, 672। अब 672, अगर 671.5 जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 672 किस में आती है, 702 में। उसके हिसाब से देखो हमारा मीडियन क्या हो गया, 200। मोड क्या हुआ, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 560। उसके साथ हाइट कितनी है, 100। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं देखते मोड में। क्लास 600 वाली नहीं है ना बेटा, पहला ये 560, फिर 200 के साथ 702, तो इसके साथ मैच किया तो 200। अरेंज करना जरूरी है, अरेंज नहीं किया होता तो फिर आपका उल्टा पुल्टा होता, ठीक है। अब मोड में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है, क्यूमुलेटिव नहीं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो 560, 142, 265, 271, 89, 16, मैक्सिमम कौन सी है? तो मोड क्या आ गया, बस आंसर। समझ में आ गई बात ये थी, ठीक है। इसमें एक ही क्वेश्चन था जो मुझे लगा था आपकी बुक का है, विच वॉज सरफेस एरिया वॉल्यूम का। A copper wire of diameter 6 mm is evenly wound wrapped on a cylinder of length 18 सेंटीमीटर। लिखो, एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर की जगह ना एक रिबन मान लो। अब रिबन क्या होता है, थोड़ा सा स्क्वायर मतलब रेक्टेंगुलर शेप में होता है, वायर क्या होगी, सिलेंड्रिकल शेप में होगी, दैट्स द ओनली डिफरेंस। एक कॉपर वायर को ना अपने सिलेंडर के अराउंड ऐसे
पूरा उसको बाउंड कर लिया, उसको रैप कर दिया है। ठीक है, रस्सी लेते हो ना, रस्सी से उसको डेकोरेशन सिखाते हैं ना आजकल, उसको वो पूरे वेसल को लेते हैं या कोई कार्डबोर्ड बॉक्स होता है उसको ऐसे लपेट देते हैं अच्छे से, तो वो किया जा रहा है। रस्सी समझ में आती है ना, कॉपर वायर समझना है। रस्सी ऑलमोस्ट द शेप ऑफ अ सिलेंडर, है ना। तो ऐसे एक रोप ली गई है जिसकी डायामीटर है 6 mm। इसको इवनली रैप किया है ऑन अ सिलेंडर जिसकी लेंथ है 18 सेंटीमीटर। ये भी आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। और डायामीटर है 49 सेंटीमीटर टू कवर द होल सरफेस। ठीक है, अब इसके लिए ना मैं एक चीज रखती हूँ अपने पास हमेशा, ये वाला सिलेंडर है, रिबन लगाया हुआ है ना। तो जब मैं इस रिबन को बाउंड करती हूँ, जब मैं इसको बिल्कुल लपेटती हूँ, तो क्या होता है, एक फोल्ड मैंने दिया, एक सर्कल घुमाया, दूसरा वाला क्या मैं उसके ऊपर लेके जाऊंगी, मैं बिल्कुल एज टू एज कवर कर रही हूँ ना, तो नीचे रखेंगे। तो इस रिबन में कुछ इतना पोर्शन, जैसे अगर मैं इसको बाउंड कर रही हूँ, तो अगर मैंने वायर लगाई 6 mm, इतना पोर्शन उसने कवर कर लिया एक चक्कर में, सिलेंडर का 6 mm कवर किया। अब जो नेक्स्ट चक्कर लगेगा ना, वो 6 mm के नीचे लगेगा और वो भी होगा 6 mm। बात समझ में आई, राइट। तो पूरी सिलेंडर की हाइट कितनी है, 18 सेंटीमीटर। और जो ये रिबन है एक फोल्ड में कवर कर रहा है 6 mm। दोनों को पहले सेम करें, 18 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 180 mm और 6 mm। तो नंबर ऑफ फोल्ड्स कितने हो गए उसके, 30। मतलब 30 टर्न्स लिए हैं, 30 बार वायर को ऐसे घुमाना पड़ रहा है। समझ में आ गया, 30 टाइम्स मैंने उसे ऐसे टर्न करवाया, एक चक्कर लगवाया, स्पाइरल बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा, ऐसे 30 मेरे पास उसके सर्कल्स आए हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द वायर यूज्ड इन वन फोल्ड। एक टर्न में कितनी वायर यूज की गई है, क्या होगा देखो, इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस, है ना। तो रेडियस कितनी है इसकी, 49/2। तो 2 into पाई into 49/2 वायर यूज्ड इन वन टर्न, 154 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था रेडियस। एच तो हम हाइट के साथ इसको फिर 30 के साथ ले लेंगे ना। इसका एक और वे होता है, पर वो ना थोड़ा मतलब, एक बार मैंने किया था बट मुझे ही समझ में आया था, किसी को समझ नहीं आता, फिर मैंने चुप कर दिया, फिर नहीं समझाऊंगी। इसमें क्या होता है, वायर की मैं 2 π r h निकाल लेती हूँ और टोटल 2 π r h से कर देती हूँ डिवाइड। तो आपके पास कुछ आई थिंक टर्न्स आ जाते हैं या लेंथ आ जाती है कितनी वायर यूज हुई है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास इसमें एच नहीं है ना। ठीक है, सो 154 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 30 विल गिव यू लेंथ ऑफ द वायर यूज। एक टर्न में 154 यूज हुआ, 30 टाइम्स किया, दिस विल गिव यू लेंथ ऑफ वायर। समझ में आ गया इतना। अब उसको कहा जाता है कि आपको इस वायर की वॉल्यूम निकालनी है, इसकी डेंसिटी निकालनी है, वो सब निकाल पाओगे, बस इतना याद रखना, आपको टर्न्स निकालने हैं, एक टर्न में कितनी वायर यूज हुई है वो निकालना है, और लेंथ निकालनी है। बस इसकी एक ये मेन प्रोसेस है जो आपको फॉर्म करना है। बात समझ में आ गई। रेस्ट एनीथिंग इन दिस पेपर जो आपको नहीं समझ में आया हो, इसका नहीं, पुराने वाले का। वही समझाया था मैंने, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, पहले वही स्टार्ट किया था। ये देख बेटा, ये सर्कल बना, ठीक है, द टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल। जब दो कॉर्ड्स सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है दैट नीड नॉट बी द सेंटर। अगर सेंटर है तो मुझे पता है कि ये डायमीटर है, पर ये ओ देने के बाद सेंटर नहीं मानना। तो एक ये हमारा एक थ्योरम होती है, एक फॉर्मूला होता है कि इनका जो आपस में दो हिस्से बने हैं ना,
इनका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगा। इसे रेक्टेंगल रूल ऑफ कॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे करते हो? एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, और ये कैसे होंगे प्रूव बता। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, 9th क्लास, सर्कल्स एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। समझ में आ गया? और मैंने आपको इसका दूसरा वाला भी करवा दिया था। When I say exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to interior opposite angle, ये दो कॉर्ड्स आउटसाइड द सर्कल भी इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इसको सीकेंट मान लेते हैं। टू सीकेंट्स इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल, टू सीकेंट्स इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल। तो कभी भी आपने ओरिजिनल वाला पार्ट तो लेना ही नहीं होता। सीडी कहीं नहीं आएगा, ए बी कहीं नहीं आएगा, सीओ इंटू डीओ, एओ इंटू बी। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको कहते हैं कि रेक्टेंगल फॉर्म होगा, उन रेक्टेंगल्स का एरिया इक्वल होगा। इसे ऐसे समझाते थे, हमें सिर्फ ऐसे कराया था, प्रोडक्ट ऑफ द टू पार्ट्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको कहा था ये एंगल इसके इक्वल होगा। अच्छा, इसी के साथ ना एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये आपके ना एग्जाम्पलर उसमें दिया हुआ, एग्जाम्पलर में एक टेंजेंट होती है ना, ये सीकेंट है और ये टेंजेंट है। अगर कहीं से ये क्वेश्चन आ गया ऐसा कुछ, दे इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल, ये मान लेना टेंजेंट कैसे बनी है, ये जो सीधी सीधी वो सीकेंट है ना, ये आगे आगे ऐसे खिसकती खिसकती यहाँ पर आ गई, और सी और डी पॉइंट एक इकट्ठे बन गए। समझ में आ गया? दो सीकेंट थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। ये जो सीधी वाली सीकेंट थी ना, इसको आप नीचे खिसकाने लग गए, इसको मूव करने लग गए, नीचे आते 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 एक पॉइंट पर आकर सर्कल को टच कर रही है, और सी और डी पॉइंट दोनों मर्ज कर गए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो थे दोनों पास आते रहेंगे। अगर आप इसको यहाँ रखोगे तो इनमें जो दूरी है आपस में कम होती रहेगी। तो एक पॉइंट पर आकर जब वो टेंजेंट बनी, सी एंड डी पॉइंट दोनों मर्ज कर कर एक बन गए। तो यहाँ पर भी रूल क्या होता है, सीओ इंटू सीओ, दो पॉइंट्स है ना सीओ और डी, तो सीओ इंटू सीओ इज इक्वल टू एओ इंटू बीओ। ठीक है, तो इसको कहते हैं सीओ स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी आराम से प्रूव कर सकते हो, सीओ स्क्वायर इज इक्वल टू एओ इंटू बीओ। ये आपके ना एग्जाम्पलर में, अगर सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो और कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि नहीं करवाया हुआ, बुक में नहीं दिया हुआ। वो सिर्फ अगर एनटीएससी जाते हैं या कुछ हायर मैथ्स में जाते हैं तो आप थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एग्जाम देते हो तो वहां पूछते हैं, पर आना नहीं चाहिए ये। पर अगर आएगा 1 मार्क में आएगा या ऑप्शनल में आएगा, मतलब आपके पास ऑप्शन होगा करने के लिए। समझ में आ गया? ये रूल है थोड़ा सा बस, क्योंकि हम इन दोनों को प्रूव आराम से कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी का पार्ट था पहले। इसके अलावा इस पेपर में ओवरऑल आई थिंक और तो कुछ नहीं रहता है। ठीक है, आज वाला पेपर करवाऊं फिर? तुम पेपर भूल लेते यहाँ कुछ तुम्हारा नहीं है? सबने पेपर सबमिट कर दिया मुझे? दो दो पेपर चेक हो जाएगा ना आपका, और ये तो आराम से कल तक चेक हो जाएगा, 9 का कोई काम है नहीं। अच्छा, कल टेस्ट देने आना है? नहीं, कल रिवीजन घर पे बैठकर। क्लास कितने बजे, क्लास के लिए कितने बजे आ सकते हो? छुट्टी है स्कूल से सबको? कितने बजे, कितने बजे तक है? तक है। कब खत्म होगा स्कूल तुम्हारा, ये सब छिटपुट छिटपुट कब खत्म होगी? सही बात है, नहीं लगे हुए हैं पागल की तरह। आपको घर बिठाकर अच्छे से कहीं पढ़ाई करो बच्चों, कुछ ना करो, घर पे ही सब कुछ आ जाएगा आपकी। मतलब ऑनलाइन एडमिट कार्ड्स नहीं मिलते हैं आपको कि ऑनलाइन आ जाए, आप सिर्फ डाउनलोड कर लो अपने पास रख लो, ऐसा कुछ नहीं है? हाँ, वो फाइन भरना बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस वाले में व्हाट आई फाउंड डिफिकल्ट, एक तो केस स्टडी थी इसकी। ठीक है, जो मुझे अच्छी लगी थी, जिसकी वजह से मैंने पेपर दिया था, ये वाला। सेंट्रॉइड निकालना आता है सबको? पैरेललोग्राम प्रूव करना आता है ना? आप जिसने भी पेपर दिया उनको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है इसमें? सबसे पहले तो वो पुली वाला क्वेश्चन होगा, उसमें आई होगी। वो इजी था, उसमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेने थे सबके। जब आपको कर्व सरफेस का हुआ ना, तो सिलेंडर 3 बन गए ना, तीनों के कर्व सरफेस एरिया, तो वो कॉमन पोर्शन जो है वो सब छोड़ने थे हमें। सबसे इजी क्वेश्चन था ये, कंफ्यूजिंग था पर इजी था।
ऑन द फर्स्ट हमें लगता है कि हमें ये बेस एरिया सारे लेने पड़ेंगे, एक यहाँ पर बेस लेना पड़ेगा, फिर जैसे यहाँ पर इसको ज्वाइन किया हुआ है ऐसे, है ना, फिर ऐसे कुछ बनाया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, इसका कर्व सरफेस, दिस इज नॉट कर्व, दिस इज फ्लैट सरफेस, दिस इज कर्व सरफेस एंड दिस कर्व सरफेस, तीनों आपने लेनी है, आराम से ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद 31st क्वेश्चन जो था तुमने कहा है ना, 28, चल 31st पहले करवाओ, 28 इसमें लिखा है रमेश इज स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड एंड फ्लाइंग अ काइट विद अ स्प्रिंग ऑफ 250 मीटर्स, हो गया था सॉल्व। तुम लोग अगर 40 पूरा फुल स्कोर लेके आना है ना, तो एमसीक्यू बिल्कुल ठीक करो, तुम बाकी कहीं मार नहीं खाओगे, तुम एक अपनी गलतियों में, एक अपनी कैलकुलेशंस में ध्यान रखो, ठीक है, थोड़ी बहुत, जिससे ज्यादा एक्साइटेड होकर, मतलब एक क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन को, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला पेपर में था, इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये गलती बहुत आम होती है, जब मैंने भी चेक किया तो आई थॉट कि अच्छा इसने फैक्टराइज किया, पर आंसर मैच नहीं किया, देन आई रियलाइज कि हाँ इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते, समझ में आ गया, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है। तो अब ये दिया हुआ है रमेश इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, और वो पतंग उड़ा रहा है यहाँ से, है ना, और उसकी स्ट्रिंग है 240 मीटर्स की, तो यहाँ पर मैंने कुछ मान लिया, दिस इज के, दिस इज रमेश, और यहाँ पर प्लीज इसको एक्सप्लेन किया करो फिगर को, थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखा करो, स्टोरी से लिखनी है हमें, उसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, और कटते भी हैं, नहीं लिखाओ। Then another person, Mukesh, is standing on a roof of 30-meter high building. वो 30 मीटर हाई बिल्डिंग पे ऐसे खड़ा है यहाँ पर, flying his kite at an angle of elevation of, इसका 30 डिग्री एलिवेशन है, और इसका एलिवेशन है 45 डिग्री। तो जब एलिवेशन होगा तो आप इसको ऐसे फ्लैट बनाओगे, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, ये 45 डिग्री। Both the boys are on the opposite sides of both the kites. Find the length of string in meters correct to two decimal places of Mukesh's kite that the Mukesh must have so that the two kites meet. √2 को यूज करना है, हाँ, तो काइट एक यहाँ पर होगी ना, दोनों की ऑपोजिट साइड पर है ना, काइट यहाँ पर है, एक यहाँ, एक यहाँ, सेम साइड हुआ कि दोनों इधर और इधर, हाँ, तो काइट कहाँ पर होगी दोनों, सो दैट द टू काइट्स इंटरसेक्ट, ऑपोजिट साइड्स ऑफ बोथ द काइट्स, जो यही समझ में आता है, बताओ इफ आई एम रॉन्ग, मेरे को लगा था यही क्वेश्चन है। तुमने कैसे ले लिया इसको, ये 30 मीटर तो ठीक है, हाँ, चलो मुझे दिखाना, ऐसी है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे, ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन है वही है, वो बर्ड वाला क्वेश्चन है, कि एक बॉय यहाँ पर है, गर्ल यहाँ पर है, और डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड गर्ल, और ये 2019 में आया था पेपर में, ठीक है। कौन सी वाला था, मैं दिखाती हूँ, दिखाती हूँ, देखिए, ठीक है, तो आपके पास ये आ गया कंप्लीट, ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, ये ए और ये बी और ये सी जो मैंने ले लिया, आर इज द पोजिशन ऑफ रमेश, के इज द काइट, both the kites should intersect आपस में, और एम इज मुकेश, ठीक है, और आपके पास एक के कितना आ जाएगा, एक तो मुझे पता, sin 60 कितना होता है, टू 1/√2 ले रही है, मतलब आई वाज चेकिंग द पेपर, मैंने उसके बाद मार्क्स नहीं बंद कर दिए, मैंने कहा नहीं देने तुम्हें मार्क्स, ठीक है, तो sin 30 लगाओगे तो ये 120 मीटर आ गया, जिसमें ये 30 मीटर है, तो कितना बचा ये 90 मीटर्स, ये 45, 90 मीटर्स, और ये आ गई 90√2, ये सब दिखाना है, ओरल नहीं करना, समझ में आ गया, 90√2, 90 into 1.414, that will get you the length of string, मल्टीप्लाई करके चेक कर, गुड, हाँ,
अभी चेक किया कि पेपर में चेक किया था? पक्का? इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 हो गया बेटा सबका ये? ठीक है। अब मैं ना आपको एक सेक्टर एंगल 120 डिग्री, और जब एक ट्रायंगल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ होता है और वो डिजाइन सा बनता है, वो वाला क्वेश्चन वो करवा के उसके बाद ही छुट्टी दूंगी। ठीक है। अब 28 कर लो और दो क्वेश्चन वो कर लो। 120 डिग्री वाला वो जरूरी है। ट्रायंगल एबीसी circumscribes the circle with center O which touches the side AB BC। 28 क्वेश्चन है ये। हो गया था? Very good। बेटा मुझे आंसर नहीं पता, मैं देख देती हूँ। ठीक। मैं एक दो पेपर चेक करूंगा ना, फिर मुझे आंसर याद होगा। ट्रायंगल ABC circumscribes the circle with center O which touches side AB at P, BC at Q, at R. Find the perimeter of triangle ABC if AB plus CR is equal to 12 सेंटीमीटर। इसमें क्या यूज करना होता है? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। पहले तो ये लिखोगे और जेड जेड मार्क करोगे, है ना? फिर तुम्हें क्या दिया हुआ है? ए बी कितना है? एक्स प्लस वाई। सी आर कितना है? जेड। और वो किसके इक्वल है? बिल्कुल ठीक है, 24। अब तुम सबको ऐड करोगे। समझ में आ गया? दिस इज 2। क्लियर हो गया बच्चों सबको? इसकी 36 केस स्टडी होगी थी? नहीं। वो बताओ। वेरी गुड, ये मैंने भी नहीं सोचा था। गुड। ट्रिपलेट है, कौन से बेसिक से बने हुए हैं? दिस इज 8 9 का। ठीक है। 120 अगर लेके चलते हैं तो 15 8 का, है ना? हाँ। और 96 क्या होगा? 12 8 का। तो ये तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये पता है क्यों मुश्किल लग रहा है? आपने ना एक चीज नहीं की हुई, विच इज एरियाज ऑफ ट्राइंगल, जिसमें सिमिलैरिटी नहीं करते, पर इसमें होना क्या था? आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लगी थी इसमें। ठीक है। और थोड़ा बहुत हीरोन्स फॉर्मूला इसमें। हाँ, हीरोन्स फॉर्मूला से बाकी भी हो जाएंगे बेटा। आपने सिर्फ साइड्स निकाल लेनी थी। इसमें लिखा हुआ है कि आपने कुछ ऐसी एक लाइन ड्रॉ की और उसने सभी साइड्स को ना दो साइड्स को 5:3 की रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो मैंने इसकी साइड को लिया 72 सेंटीमीटर, इसको लिया 96 सेंटीमीटर और इसको लिया 120 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो नाउ आई एम क्लियर विद द साइड्स। ये कितनी बनेगी? एडी कितनी बनेगी? पहला क्वेश्चन उसने कहा हुआ था फाइंड द एरिया ऑफ कंप्लीट फील्ड। तो पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है ना? और ये कुछ निकला था मेरे पास। देख, बहुत अच्छी बात है। मतलब आई अप्रिशिएट इट, मैं अच्छी बात कह रही हूँ, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा, मैंने भी प्रॉपर इसको सॉल्व किया कल रात को बैठकर। ठीक है। इसका आंसर आता है 3456। हाँ। ठीक है। अगर आपने इसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया तो बहुत अच्छी बात है, विच इज गुड। राइट। इसको चीज को अच्छे रखना, कायम रखना, और उसमें ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, इतना सा है ना? और ये 5x और 3x लिख लोगे इज इक्वल टू 72, और ये 5y और 3y इक्वल टू 96। यू कैन फाइंड। ठीक है। अब आपको पता करना है कि इनमें से बड़ा कौन सा एरिया है ना? कौन सा बड़ा होगा, पेरीमीटर या ट्रपीजियम, वो ट्रायंगल या ट्रपीजियम? देखो, इस पूरे ट्रायंगल में ना तो दो हिस्से बन गए। ठीक है। दो हिस्से बनने के बाद एक बना ये ट्रायंगल और एक ये बना ट्रपीजियम। तो कहते हैं जो बड़े वाला एरिया होगा ना, उसमें वो लगा देगा टमेटोज, और छोटे वाले में लगाएगा मैंगोज। ठीक है ना? ऐसे उसने डिविजन की है। तो आपको बताना है इसमें से बड़ा एरिया कौन सा है। तो आप ये छोटे वाला एरिया निकाल सकते हो ट्रायंगल का।
दिस इज व्हेन आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एरियाज ऑफ ट्राइंगल, मैंने सिमिलैरिटी में एरियाज नहीं किए हुए। ठीक है, आप इस एडीई की वैल्यू निकाल सकते हो। डीई की वैल्यू कितनी होगी? 120 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, नहीं पता, 5 डिवाइडेड बाय 5:3 की रेशियो है। तुम्हारा ट्राइंगल एडीई ये पैरेलल है, ये पता है तुम्हें, सिमिलर है टू ट्राइंगल एबीसी। तो रेशियो ऑफ साइड्स क्या हो गई? एडी अपॉन एबी क्या हो गई? 5/3 और 8, 8, पूरी ए बी 8 है। समझ में आ गया? तो आपका डीई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी विच इज 75। तो यहां से आप एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल निकाल सकते हो। उसके बाद वैसे भी ट्रपीजियम का एरिया ज्यादा ही आएगा। समझ में आ गया? ट्रपीजियम का एरिया इसमें ज्यादा ही आएगा। ये देखो ना, ये बड़ी साइड है 5 और ज्यादा ही आ रहा है, इसको भी मत सोचना क्यों। कि इसमें एरियाज का होता है, व्हेन यू टेक रेशियो ऑफ साइड्स इज 5:8, एरिया की रेशियो स्क्वायर हो जाती है। ठीक है ना? तो ये 25/64 आ गया, तो इसके पास 25 है, टोटल 64 है, तो इसके पास बचा 39, इसलिए। ठीक है, हर बार नहीं होता, बट हाँ इसमें है। जैसे वॉल्यूम्स में हम करते हैं ना, और जब कोन को आपने दो हिस्सों में डिवाइड किया, वैसा ही है। इसमें यू कैन फाइंड एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल एंड देन यू कैन कंपेयर विच वन इज बिगर। ठीक है, बहुत इजी वाला, मतलब थोड़ी सी लंबी है। लार्जेस्ट साइड ऑफ द पार्ट इन विच सैपलिंग्स ऑफ मैंगोज आर प्लांटेड, तो मैंगोज छोटे वाले में प्लांट की थी, ये है, तो 75 सेंटीमीटर आएगा। रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द फील्ड फॉर्म, रेशियो ऑफ पेरीमीटर तो निकाल सकते हो ना। तो एक है 5, दूसरे की 8। तो अगर इसका रेशियो पेरीमीटर का 5 है और सबसे बड़े वाले का 3 है, तो नीचे में आपने साइड्स निकालनी है, फिर उन्हें ऐड करना है। कंपेयर ऐसे नहीं करना कि 5 और 8 है तो ये 3 होगा। समझ में आ गया? यू विल फाइंड द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल एडी प्लस डीई प्लस एई, और नीचे करोगे डीबी प्लस बीसी प्लस सीई प्लस डीई। एरिया ऑफ द पार्ट वेयर सैपलिंग्स ऑफ टोमेटोज आर प्लांटेड, वो आपको निकालना ही है, तो आप ये निकाल सकते हो। जब आप इसका एरिया निकाल लोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट द आंसर। इसके अलावा किसी चीज में मुश्किल थी? एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं आएगा। एरिया का क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, पेरीमीटर ही निकाल सकते हो आप, क्योंकि आपको वो एक्सरसाइज है ही नहीं। हाँ, रियो स्टॉप, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज रिलीज कर दी है। डीई 4 सेंटीमीटर दी हुई है, बीसी 8। अच्छा, वैसे ये कैसे निकालोगे? एडीई का स्क्वायर होगा ना, तो एडीई का एरिया दिया हुआ है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, ये क्यों आ सकता है? क्योंकि वो मिड पॉइंट दिया हुआ है हमें। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो 4 टाइम्स होगा उसका। DE इज पैरेलल टू BC है, और वो हाफ है, तो इसका मतलब D एंड E आर द मिड पॉइंट्स बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स मिड पॉइंट, जो भी लगा लो इसमें। समझ में आ गया? तो ये जो ऐसे हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके 4 ट्रायंगल्स बनाए होते हैं ना, सब आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो सबका एरिया 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसका 25 है, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, टोटल एरिया इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर कुछ और रेशियो होगी तो नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा 120 डिग्री करवा दूं बस, सही। ठीक है, चलो। एक सर्कल में when the central angle is 120, सिर्फ वो करवाऊंगी, बाकी सब कल करेंगे। और कल टेस्ट नहीं होगा, कल अपने डाउट्स वगैरह सब लेकर आओगे आप। सेंट्रल एंगल आपको दिया हुआ है 120 डिग्रीज।
हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ठीक है, यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो निकाल ही सकते हो, आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट ये होता है, पहली चीज है जो सबसे इजी है, आपने करना है एरिया ऑफ सेक्टर। यहां पर मैंने एक्स नेम दे दिया, ए एक्स बी ओ। ए एक्स बी ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट लिखना था, एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी एक्स माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। रेडियस को मैं बहुत इजी सा नंबर 7 ले रही हूँ, ताकि कोई कैलकुलेशंस में हमें मुश्किल ना आए। ठीक है, यहाँ पर आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट रेडियस, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट की सेक्टर का एरिया तो मैं निकाल ही लूंगी। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कुछ भी दिया हो, एरिया ऑफ सेक्टर हमेशा निकल सकता है। प्रॉब्लम आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में, और मैं उसी में आपको हेल्प कर रही हूँ, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जब भी सेंट्रल एंगल होता है हमारे पास थीटा, हमारा ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, बिकॉज ये रेडियस होती है ना, मैं सिर्फ सर्कल की बात कर रही हूँ, किसी और ट्रायंगल में नहीं। जब भी सर्कल में ऐसा क्वेश्चन होगा मैं उसी की बात कर रही हूँ, किसी और में इसको मत अप्लाई करना, चेंज हो जाता है। तो हमने लेना है, ये इक्वल साइड्स है ना, आर स्क्वायर, और जो सेंट्रल एंगल होता है ना इन दोनों के बीच का, उसका साइन लेते हैं हम, साइन थीटा लेते हैं। क्लियर हो गया? तो आप साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 आराम से निकाल सकते हो, है ना। अब यहां पर जब ये एंगल हो गया हाफ आर स्क्वायर साइन 120 डिग्री, अब ये साइन 120 मैंने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तो इसको फर्दर हम कैसे लिखते हैं, मैं बार बार इसको ठीक करवा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है आपको ये फॉर्मूला सिखा देते हैं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा 30 में ठीक यूज कर लोगे, हाफ आर स्क्वायर साइन 30, हाफ आर स्क्वायर साइन 45, हाफ आर स्क्वायर साइन 60 यूज कर लोगे। पर 120 में कहते हैं इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, तो आपका फॉर्मूला वही रहेगा। इस साइन 120 को फर्दर हम कैसे ब्रेक करते हैं, क्या लिखोगे इसको, आर स्क्वायर साइन 120 ना, ये 120 का हाफ क्या होता है 60, ये साइन ना दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन 60 कॉस 60, दो हिस्से हुए तो 2, किसमें, साइन और कॉस में, क्योंकि आपस में ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की आपस में निभती है, इसलिए इनमें दो हिस्से हो जाते हैं। ये प्रॉपर फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, आगे हायर ज्योमेट्री करोगे, हायर ट्रिग्नोमेट्री करोगे, समझ जाओगे कैसे आता है। बट अभी सिर्फ आपने इसको याद करना है, और ये काफी चीजें, काफी बुक्स आपके बोर्ड भी एक्सेप्ट कर लेता है। समझ में आ गई बात? दिस इज हाउ यू सॉल्व। अब मान लो वहां पर ये फॉर्मूला, अब ये ना ये वाला और ये वाला कट जाता है, इसीलिए आपको ये कहते हैं आर स्क्वायर साइन 60 और कॉस 60 बन गया। इसमें गड़बड़ मत करना, बिकॉज साइन 30 में ना फिर आप वही यूज करते हो कि आर स्क्वायर साइन 30 यूज कर लिया आपने। समझ में आ गया इतना? दिस इज हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। जब भी एक ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है ना, और मेरे पास दो एडजेसेंट साइड दी हो और उसके बीच का एंगल दिया हो, तो वो होता है हाफ ए बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला है, डिराइव्ड फॉर्मूला है बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर ये रेडियस है और रेडियस है, तो हमने कहा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये थीटा जब हमारे पास आ गया 120, तो इस साइन 120 को मैंने दो हिस्सों में अपने आप में स्प्लिट किया, बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ साइन 60, तो ये हो जाएगा 2 साइन 60 कॉस 60। समझ में आ गया इतना, राइट? अब अगर ये चीज हम भूल जाते हैं, वहां पर हम कंफ्यूज हो गए, नहीं कर सकते हैं, तब हमारे काम क्या आएगी, ट्रिग्नोमेट्री। और ये चीज ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार एक दो क्वेश्चंस और भी आए हुए हैं, कि आपको टेंजेंट का एंगल दिया होता है 60 और कहा जाता है प्रूव दैट ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, प्रूव दैट दिस साइड इज डबल ऑफ द अदर साइड, वहां भी ट्रिग्नोमेट्री ही यूज करनी है, ठीक है। जहां पर भी एक एंगल दे दिया और साइड्स के बारे में पूछा है ना, तो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री, और 30 60 दिखता है ना, 30 60 45, ट्रिग्नोमेट्री सोचने लगना है, बट एंगल सही से लेना है 90 डिग्री। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं है, तो मैंने 90 डिग्री एंगल लिया यहाँ पर, ठीक है। ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये जो है ना 60 हो जाएगा।
समझ में आ गया? अब आपको रेडियस दी हुई है, आप ओडी की वैल्यू निकाल सकते हो। ये 30 डिग्री हो गया, साइन 30 cos 60 जो मर्जी यूज करो। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओडी। ये आपके पास आ जाएगा r/2। ओडी विल ऑलवेज कम एज r/2, ठीक है। और जो एडी है वो आ जाएगा √3r/2। क्लियर हो गया इतना? ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे आराम से, आपकी बुक में भी वैसे ही किया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके उसने लंबा सा मेथड यूज कर लिया। OD will always be half of radius, the perpendicular, and the base AD will be √3/2 into r। तो पूरा जो AB है perpendicular from center bisects the chord is equal to √3r हो जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल AOB के लिए आपके पास AB भी है और OD भी है। यू कैन इजिली फाइंड द एरिया, आपका फॉर्मूला भी वेरीफाई हो जाता है। समझ में आ गया? एक आपने r/2 cos 60 यूज किया है, एक √3/2 sin 60 यूज किया है। कितना क्लियर हो गया? अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ना, आई वुड रिकमेंड ये मेथड करके आना, ठीक है ना? क्योंकि वो कोई गलत नहीं करेगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, जी स्टेप्स नहीं लिखे, वो नहीं लिखे, बुक में ऐसे लिखा हुआ है। तो वो पूरा एक डिटेल मेथड करके आना, आपका आंसर पूरा वेरीफाई हो जाएगा। इसको रट्टा ही मार लेना चाहे अगर 5 मार्क्स में आया, ठीक है? दैट्स इट, जाओ।